कहता है A is the point 311, B is the point -5 and 5. कहता है the equation of the line L is 2y plus x equal to 5. ठीक है, सवाल है show that. अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए जो सवालात होते हैं ना show that, उनमें एक तो राइट बॉटम कॉर्नर कहीं भी गिवन नहीं होता। आप देखो ना, ये पूरा सवाल में कहीं पे भी राइट बॉटम कॉर्नर नहीं है, बस मार्क्स लगे हुए हैं और ये सारी एम्प्टी स्पेस उसने दी हुई है। वर्किंग अभी भी हम याद है इस तरह करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ चलते जाएंगे जब तक ये जगह खत्म नहीं होती इस साइड पे फिर मत जाया करो। इस तरह की वर्किंग करो ताकि जैसे मैं मॉक्स में आपको प्रैक्टिस कराता था, ये बात मैं हर दफा बता रहा हूँ, एग्जाम्स में भी आपने ऐसी स्पेस यूटिलाइजेशन बड़ी जबरदस्त आपकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ऑन द पेपर इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कर लेनी चाहिए। खैर, अब वो कहता है कि A is the point 311 and B is the point -5 and 5. वो कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन L is 2y plus x equal to 5. आपने शो करना है, एक यानी शो करने का मतलब है प्रूफ करना है कि लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। लाइन L जो है वो कहता है कि शो करो कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो बच्चों जरा बताना कि अगर AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L को साबित करना है, तो चलो मैं जरा वैसे इसका ना रफ स्केच बनाता हूं। आपको मैंने बताया था ना कि रफ स्केचिंग एक बड़ी अच्छी आदत है कि आप वो बनाओ। कि देखिए मैं इसको तो चले यूं करता हूं कि यहां से ना मैं आपको इसका इधर एक रफ स्केच बना लेते हैं। ठीक है, स्केच साइड पे कर लेते हैं और बाकी ताकि ड्राइंग का काम ये इधर आ गया। अब सवाल ये था, नाउ वॉच, चलें एक मिनट देखते हैं इस बात को भी। अब देखो पहले कहता है कि ए पॉइंट है -3 1, सॉरी ए पॉइंट इज 3 and 11। तो देखो रफली यूं करता हूं कि यहाँ पे 3 लगा लेता हूं और इधर 11 लगा लेता हूं। तो 3 and 11 का नुक्ता ये आपके पास सपोज ए का नुक्ता आ गया। ठीक है जी, तो इधर से देखो ये इसका 3 आ जाएगा और ये इसका 11 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, तो ये तो ऑरिजिन आ गया ना। अब वो कहता है कि बी पॉइंट है -5 and -5। तो मुझे ये बताइए बच्चों कि बी पॉइंट अगर -5 and -5 है, तो सपोज ये आप इधर से यूं लगा लेते हो। अब ये चूंकि टोटली रफ स्केचिंग कर रहा हूं मैं, तो ये बी पॉइंट का देखो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट -5 और वाई कोऑर्डिनेट भी -5 आ गया। ठीक है जी, अब वो कहता है कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल। अब ए बी कुछ और दो अलग पॉइंट्स हैं और ये इक्वेशन ऑफ द लाइन एल 2y plus x equal to 5। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2y plus x equal to 5 उस लाइन की इक्वेशन है। आपको मैंने एक बात बताई थी बच्चों कि देखिए ये जो लाइन ए बी है, ये तो लाइन ए बी सपोज ऐसे आ गई। अब ये याद रखिएगा कि ये टोटली एक रफ स्केच बनाया मैंने। ठीक, गौर करो कि इक्वेशन ऑफ द लाइन एल 2y plus x equal to 5 है। यार अब इस लाइन को अगर इस स्केच पे लेकर आना है, तो क्या बताया था कि लाइन की इक्वेशन अगर गिवन हो और आपने इक्वेशन से स्केच बनाना हो, तो याद है कि इस इक्वेशन में आप y को सब्जेक्ट बना लें। यस, y को सब्जेक्ट बना लें। तो y को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन से? देखो मैं पहले जरा लाकर इसमें y को सब्जेक्ट बनाता हूं। तो ये 2y plus x equal to 5 है। अब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए 2y इक्वल टू, ये प्लस एक्स इधर जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो -x प्लस 5, और y इक्वल टू -x/2 प्लस 5/2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको याद है मैंने क्या कहा था कि जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो आपने दोनों के नीचे अलग अलग इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है? तो नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा y इक्वल टू -x/2 प्लस 2.5। देखिए ये 5/2 बेसिकली 2.5 नहीं है। तो स्केच बनाने के लिए अब अच्छा मुझे बताओ, y सब्जेक्ट बन चुका। तो बच्चों आपको याद है जब y सब्जेक्ट बन जाए तो इस इक्वेशन से इस लाइन का ग्रेडियंट और इस लाइन का y इंटरसेप्ट
ढूंढा जा सकता है। याद है y सब्जेक्ट बन चुका, तो अब x का जो पार्टनर है, x का पार्टनर कितना बन रहा है? देखो ये x को छोड़कर आपके पास ग्रेडियंट इसका -1/2 नहीं आ रहा, तो ग्रेडियंट -12 आ रहा है इस लाइन का। ठीक है जी। और y इंटरसेप्ट, y सब्जेक्ट बन जाए तो जो अकेला डिजिट हुआ करता है, दैट बिकम्स द y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। क्या ख्याल? जरा यहां तक यस करो, बातें रिकॉल हुई? तो अब इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट 2.5 है। तो बच्चों क्या अब इस लाइन L को हम स्केच के ऊपर लिख सकते हैं? देखिए, अब ग्रेडियंट जब नेगेटिव होता है तो लाइन की टिल्ट सेकंड क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट की तरफ होती है? फर्स्ट। देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। जब भी लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव हुआ करता है तो लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ टिल्ट करती है, और ये लाइन y इंटरसेप्ट 2.5 आ रहा है, यानी ये लाइन y एक्सिस को 2.5 पे कट करेगी। अब देखो ये चूंकि रफ स्केच है तो ये मिसाल में इसको जरा चलें इधर कहीं लगा लेता हूं। अब हम श्योर नहीं है कि ये कैसे वो बनेगा, लेकिन चलो मैं 2.5 इधर कहीं लगा लेता हूं। ठीक है जी, 2.5 मैं यहाँ पे इस तरफ इसको ले आता। तो अब मुझे ये बताओ कि यार इस लाइन का स्केच अगर हमने बनाना हो तो इस लाइन का स्केच जो है कुछ इसी टाइप का नहीं बन जाएगा? जरा ये देखिए कि ये लाइन इधर से एक्सिस को काट रही है और सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट जा रही है, लेकिन वो कह रहा है कि आपने शो करना है कि लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो ए बी की, यानी वो लाइन इस ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हो। अच्छा, ये चूंकि रफ स्केच है तो मुझे एक बात बताओ कि मैं इस लाइन एल को अगर ड्रॉ करूं तो अब कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। ये चूंकि देखो मैंने कोऑर्डिनेट्स कोई गिन के तो नहीं लिए ना, ऐसे इसी तरह की लाइन कुछ ऐसे बनेगी ना। क्या ख्याल? तो ये है वो लाइन एल। देखिए, दिस इज सपोज टू बी दैट लाइन एल, जिसको वो लाइन एल कह रहा है। अब लाइन एल में आपके पास इक्वेशन सब्जेक्टेड भी बनी हुई है, -12x + 2.5, या उसकी ओरिजिनल शक्ल भी पता है, 2y + x = 5। ये दोनों, अब जरा एक मिनट सुनना इधर। देखिए मैंने, लिसन, ये एक रफ स्केच बनाया, ठीक है? अब जरा गौर से सुनो। जब आपने ये, अब उसने क्या कहा है, कहता है शो करो कि ये लाइन एल परपेंडिकुलर भी हो ए बी के और बाइसेक्टर भी हो ए बी के। इन दोनों बातों का मतलब ये है कि देखो आपने शो करना है कि लाइन एल परपेंडिकुलर भी हो ए बी के और उसको बाइसेक्ट यानी दो इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड कर रही हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर लाइन एल बाइसेक्ट भी करेगी ए बी को तो क्या उसे ए बी के मिड पॉइंट में से नहीं गुजरना चाहिए? यस। तो आपने अब इन बातों को ना शो करना है। देखो यार, मैं इसका ना अब आपके सामने जो पहला वो बता रहा हूं, यानी देखिए दिस शुड बी द मिड पॉइंट, ताकि ये ए बी दो इक्वल हाफ्स में कट जाए। देखिए थोड़ा सा स्केच पे थोड़ा ये साइड बड़ी और ये साइड छोटी लग रही है, बट चलो हमने शो करना है ना, तो हमने तो न्यूमेरिकली साबित करना। तो वो कह रहा है कि शो करो कि ये जो लाइन एल है, जिसकी इक्वेशन ये है, कह रहा है शो करो कि ये लाइन ना सिर्फ परपेंडिकुलर हो इस ए बी के, बल्कि वो ए बी के को बाइसेक्ट भी करती हो। तो बाइसेक्ट के लिए तो इसके मिड पॉइंट में से गुजरना जरूरी है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि सबसे पहले स्टेप में व्हाट डू यू थिंक हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस लाइन का ग्रेडियंट m1 कितना आ रहा है? देखो इसको आप ना वैसे एक सिंपल वे आउट से भी कर सकते थे, लेकिन पहले तो आपने परपेंडिकुलर साबित करना है ना। देखिए एक मिनट, इस लाइन का ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है -12,
देखो ना, y सब्जेक्टेड है तो फिर जो x का पार्टनर हो वो इसका ग्रेडियंट है। इसका ग्रेडियंट आ रहा है -12। बात सुनो, हमने शो करना है कि ये कि लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है टू AB। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना कि इसके ग्रेडियंट की हेल्प से इस AB का ग्रेडियंट निकाल लो। हाँ जी, ये मिस्टेक। अब देखना, इस सवाल में बहुत से लोगों ने ये गलती की है। देखो, उसने ये नहीं कहा कि ये परपेंडिकुलर है, वो कह रहा है शो करो। तो मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का ग्रेडियंट तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाने की वजह से आ चुका। क्या मुझे a और b के कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करके इस AB का ग्रेडियंट पहले नहीं ढूंढ लेना चाहिए? हाँ जी, अब ये गलती आपने देखिए की कि पहले जब आप AB का a और b के कोऑर्डिनेट्स यूज करके ना, अब इसका स्टेप 1 ये है कि आप पहले a और b के कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है उनको यूज करके इसको x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोलकर आप पहले ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लगाकर इस AB का ग्रेडियंट खुद फाइंड करें, M2 का ग्रेडियंट भी निकालें। जब M2 का ग्रेडियंट निकल आएगा और M1 का ग्रेडियंट ऑलरेडी है, तो कैसे शो होगा कि यार ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? हाँ जी, तो अब M1 का ग्रेडियंट और इस M2 का ग्रेडियंट दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जवाब लाजमन किसके इक्विवेलेंट आएगा? -1 के बराबर आएगा। तो क्या इस बात से साबित नहीं हो जाएगा कि ये लाइन L परपेंडिकुलर है टू AB? ये बात अभी सिर्फ परपेंडिकुलर साबित करने के लिए किया हमने। देखो, उसने ये कहा है कि आपने शो करना है कि ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। क्या ख्याल है? हाँ जी, तो फिर बताइए कि सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि देखो, इस क्वेश्चन के सबसे पहले स्टेप 1 में मुझे ग्रेडियंट ऑफ AB तलाश करना है। तो AB के कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने हैं, A इज 311, B इज -5 and 5। तो A के 3 and 11 है और B का -5, -5 है। अब देखो, ये x1 y1, ये x2 y2। तो आप पहले देखो, इसका ग्रेडियंट तो हमने ऑलरेडी y सब्जेक्ट करके निकाला है। अब उसका भी एक मार्क है पूरा, तो मैंने इसके साथ ऐसे लिख दिया। अब चूंकि AB के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, तो मैं इस AB का ग्रेडियंट भी यहां से फाइंड नहीं कर लूंगा। लेट्स कॉल दिस ग्रेडियंट एज M2। इसको भी हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इसको यार उस तरह से मत ढूंढना कि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। वो तो तब करते जब शो दैट वाला क्वेश्चन ना होता और वो कहता जी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उसके थ्रू फिर हम ढूंढ लेते। समझ रहे हो? यहां तो साबित करना है कि ये लाइन L जो है, ये लाइन L जो है इस AB के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कैसे साबित करोगे? तो पहले आप AB का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो देखिए, यूजिंग द ग्रेडियंट फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कितना आ जाएगा? अब आपके पास देखिए, y2 इज -5, y1 इज 11। तो ये -5 -11 ओवर, इसी तरह x2 माइनस x1, तो ये कितना आ जाएगा? -5 -3। तो ग्रेडियंट कितना आ गया हमारे पास? देखो, 5 मार्क का ये सवाल है। ये -16 अपॉन -8, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया और ये आ गया 2। तो ग्रेडियंट आपके पास इस लाइन का 2 आ गया। ठीक है जी, तो अब देखो, इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट M2 का हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB यूज करके उसका ग्रेडियंट +2 है। वाकई देखिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए बिकॉज लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ ही टिल्ट कर रही है। तो मैं इसका ग्रेडियंट अब निकाल चुका हूं 2। देखो, अब इसका ग्रेडियंट हमने इसकी इक्वेशन के थ्रू निकाला था, y को सब्जेक्ट बना के x का पार्टनर, और इसका हमने कोऑर्डिनेट्स यूज करके ग्रेडियंट निकाल दिया। अब बताओ साबित कैसे करें, शो कैसे करें कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू AB? शो करने के लिए अब आपने इसका देखिए अगला स्टेप 2 जो है वो क्या करना है कि अब आपने
साबित करना है अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो आप m1 इंटू m2 का आंसर, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के ग्रेडियंट्स का आंसर वर्किंग करके क्या निकलेगा एंड पे? -1 निकलेगा ना। तो हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस इनका ग्रेडियंट -1 है, इनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि ये कैसी लाइन है? ये परपेंडिकुलर लाइन है। यस, साबित इस तरह होता है। और अगर वो बता देता कि ये परपेंडिकुलर है, तो फिर हम इसके ग्रेडियंट की हेल्प से इस m2 को उस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 के जरिए फाइंड कर लेते, क्योंकि वहां साबित नहीं करना था, यहां साबित करना है। तो आप अब इसको भी ना इक्वल टू -1 ना लिखो, आप m1 इंटू m2 करो, और जो जवाब आएगा वो -1 आएगा, तो ये इटसेल्फ सबूत होगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन। तो मुझे बताइए बच्चों कि m1 हमारे पास कितना आया? देखिए m1 इज इक्वल टू हाउ मच? m1 इज इक्वल टू, आपके पास आ रहा है -1/2, तो m1 -1/2 था, और m2 कितना था? देखिए m1 -1/2 है और m2 आपने भी पिछले पार्ट में निकाला, तो वो 2 है। जरा बताइए, मल्टीप्लाई है तो ये 2 1 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स कट होकर -1 इंटू 1 ओवर 1 क्या आता है? क्या इन दोनों का जवाब या प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट -1 नहीं आ रहा? तो हम यहां लिखेंगे कि जी सिंस द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स, since the product of gradients is -1, hence line L is perpendicular. Line L is perpendicular to, show that में फिर ये करना होता है, to AB। यहां तक आपका देखिए, अब 1 मार्क इस बात का था, 1 मार्क ग्रेडियंट का, 1 मार्क इसका, 3 मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स टोटल हमने अर्न करने। जरा यहां तक यस करो, बिल्कुल सही तरह से समझ में आई बात? तो सवाल की नेचर यहां अलग है। इट सेज शो दैट, ठीक है, इट सेज शो दैट। अच्छा, अब ये रिकॉर्डिंग में भी अपलोड होगा ना, तो एक दफा दोबारा भी इन सवालों को एक दफा आपने देखना है, तो पूरा पूरा एक समझो रिपीटर आपको यूं मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए जरा नेक्स्ट बात की तरफ, कि इसमें हमें वो कहता है, अब जरा स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। देखो बच्चों, अभी तक तो आपने साबित किया इसको, ठीक है, अभी तक तो आपने साबित किया कि लाइन एल जो है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब बताओ क्या साबित करना बाकी रह गया? अब वो कहता है कि बाइसेक्टर ऑफ, साबित करो कि लाइन एल बाइसेक्टर भी है ए बी का। तो बताइए कैसे पता लगे? बच्चों बात सुनो, कैसे पता लगे कि ये लाइन एल इस ए बी को बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी कर रहा है? देखिए, अगर ये लाइन एल ए बी को, इस ए बी वाली लाइन को बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल हाफ्स में काट रहा है, तो फिर याद रखें दिस लाइन एल मस्ट पास थ्रू द व्हाट? थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ दिस ए एंड बी। क्या उसे ए बी के मिड पॉइंट में से नहीं गुजरना चाहिए? यस। तो मैं पहले ए और बी का क्या निकाल लूं? ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स यूज करके क्या मिड पॉइंट ना निकाल लूं इन दोनों का? तो आपको अगले स्टेप 3 में क्या करना है, जरा ये देखिए। अब आप यहां से ना इनका मिड पॉइंट निकालोगे ऑफ ए बी। देखिए, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपने अब फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। देखिए, अब आपके पास ए और बी यहां लेबल्ड है, तो दोबारा लेबलिंग की जरूरत नहीं है, फिर देखो इसी लेबलिंग्स को यूज कर लो। तो x1 3 है, x2 जो है -5 है, तो इसको हम लिखेंगे, ये आएगा 3 प्लस -5 अपॉन 2, और फिर y1 प्लस y2, तो ये आएगा 11 प्लस -5 अपॉन 2।
तो अब फाइनली क्या बनता है आपके पास, देखिए नेक्स्ट लाइन में यहां पे ये आ जाएगा, मैं इधर चले कर देता हूं कि मिड पॉइंट इक्वल टू, जरा ये ऐसे इसमें स्पेस क्रिएट कर लिया तो मिड पॉइंट के लिए अब आएगा ये देखो 3 प्लस इंटू माइनस वुड बी -5, तो ये तो वर्किंग आपको पता है कि ये आएगा 3 -5 ओवर 2 कॉमा, और ये आ जाएगा 11 प्लस इंटू माइनस इज -5, तो 11 -5 ओवर 2, तो ये कितना आएगा -2 ओवर 2, और ये 6 ओवर 2 विच इज -1, 3। तो मिड पॉइंट क्या निकला ए बी का, वो निकला आपके पास ये वाला आंसर -1, 3 करके। जरा बच्चों एक मिनट इधर देखना, देखो ये वाला नुक्ता ये -1, 3, और वाकई देखो ऐसे हालांकि रफ स्केच था, बट ये -1 है और ये ज़ाहिर है 2.5 से थोड़ा ऊपर 3 है। बहरहाल इस नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स -1, 3 आ रहे मिड पॉइंट, ठीक है, -1, 3। तो अब ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो अब कैसे साबित होगा कि ये लाइन एल इस ए बी को बाइसेक्ट भी करती है, यानी 2 इक्वल हाफ्स में भी कट करती है। ये बात कैसे साबित होगी, अब जरा बताओ। जी बिल्कुल सही, देखो ये मिड पॉइंट का नुक्ता है, तो ये ए बी का मिडल पॉइंट, बट क्या ये लाइन एल भी, देखिए ये लाइन एल भी इस मिड पॉइंट में से नहीं गुजर रही। तो अगर ये लाइन एल जो है वो इस मिड पॉइंट में से गुजर रही है, तो क्या इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें, ये लाइन एल की भी तो बिलोंगिंग है ना, ये मिड पॉइंट का नुक्ता इस लाइन एल के ऊपर भी तो लाई कर रहा है, तो उससे भी तो बिलोंग करता है। तो क्या इस पॉइंट के नुक्ते, इस मिड पॉइंट के नुक्ते को क्या मैं इस एक्स और इस वाई की जगह प्लेस इन कर सकता हूं, क्या ख्याल। देखो ना, इस मिड पॉइंट के नुक्ते एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 3 को इस एक्स की जगह और इस वाई की जगह पुट कर सकता हूं। तो ये पूरी की पूरी साइड इक्वल टू कितने के आएगी, अगर वो साइड इक्वल टू 5 आ गई तो साबित नहीं हो जाएगा कि ये नुक्ता वाकई में, देखिए प्रूव हो जाएगा ना कि ये मिड पॉइंट वाला नुक्ता, ये मिड पॉइंट वाला नुक्ता इस लाइन के ऊपर ही लाई करता है, क्या ख्याल। तो अब मैं यूं करता हूं कि इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज अ लास्ट स्टेप नाउ, जो कि स्टेप नंबर 4 बनता है। अब आपने उस लाइन एल की, देखिए बच्चों अब अगर दिल माने तो सब्जेक्टेड शक्ल यूज कर लें या ओरिजिनल शक्ल यूज कर लें जो दी हुई थी, मैं चलो ओरिजिनल यूज कर लेता हूं। तो 2y प्लस एक्स, क्या बच्चों ये 2y प्लस एक्स वाली साइड अगर इक्वल टू 5 निकल आई, यानी इसका जवाब भी 5 आ गया 2y प्लस एक्स, तो फिर मुझे बताएं क्या ये इक्वेशन ट्रू स्टैंड नहीं कर रही, एंड इट वुड मीन कि वाकई ये नुक्ता लाइन एल के ऊपर भी लाई करता है, और वाकई में लाइन एल फिर मिड पॉइंट में से ही गुजर रही है और ए बी को आधा आधा कर रही है। तो मैं यूं करता हूं कि इसमें ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1, 3, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई 3 है, तो देखो 2 की जगह 2, वाई की जगह हम 3 पुट करते हैं, और प्लस एक्स की जगह -1। लेट्स चेक ये इक्वल टू 5 आता है ये पूरी साइड, तो देखो 2 3s आर 6, प्लस इंटू माइनस इज -1, तो चेक कीजिए जरा, 6 - 1 इज 5, तो क्या 5 इक्वल टू 5 ही नहीं आ रहा, इक्वेशन ट्रू स्टैंड नहीं कर रही। जब भी याद रखो कोऑर्डिनेट्स पुट करने से इक्वेशन ट्रू स्टैंड करे, तो इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, इसीलिए तो 2y प्लस एक्स का जवाब और ये जवाब दोनों आपस में बराबर हैं। समझ आई जी, वर्किंग करेक्ट इसकी सबसे यही होनी चाहिए। अब इधर हम नीचे एक जुमला और लिख लेते हैं
जब ये जवाब निकल आएगा हम बोलेंगे कि यार सिंस 2y plus x is equal to 5, it means -1 and 3 का कोऑर्डिनेट लाइज ऑन लाइन L, और चूंकि वो लाइन L के ऊपर लाई कर रहा है और मिड पॉइंट भी है AB का, तो फिर डेफिनेटली बाइसेक्टर भी हुआ कि नहीं? जरा ऑनेस्टली बताइए, ये सवाल भी समझ आया? देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा बस आपने दिमाग में एक दो चीजें जो बताई हुई थी वो याद रखनी। क्या ख्याल है बच्चों, यहां तक सबको क्लैरिटी है? एक मिनट, स्टेप्स मार्क करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो वैसे आपको जरा सिखा रहा हूं, कर भी दो तो कोई इशू नहीं। अब इसका जरा देखिए यहां इसने किस किस चीज के मार्क्स दिए हैं। देखो एक इसने कहा हुआ है कि मिड पॉइंट शो होना चाहिए -1 3, और ये मिड पॉइंट के बाद ये क्या चीज है 11 - 5, ये ग्रेडियंट निकालने वाला स्टेप, देख रहे हो, ये ग्रेडियंट निकालने वाला। अब यहाँ पे भी आप इधर देख लो बेशक, अब मिड पॉइंट भी हमने शो किया हुआ है, 1 मार्क उसका है, ग्रेडियंट भी हमने ए बी का निकाला हुआ है इस तरह से, इसका भी नंबर दिया हुआ है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी 2 है, ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर -1/2 है। अब ये जो इसने देखो इक्वेशन, यानी ये वो सारी वही बातें उसने बताई हुई, स्टेट्स दैट दिस इज ऑन एल, यानी ये उसी पे लाई कर रहा है। मुख्तलिफ ऑल्टर क्वेश्चन नंबर 24 पे बच्चों देखिए, कहता है सी इट सेज P is the point H, 7. P is the point H, 7. अब मुझे ये बताइए, कहता है कि P lies on the line 3y plus 2x equal to 5. देखिए एक स्केच बनाते हैं, कहता है एक लाइन है 3y plus 2x is equal to 5, ये इस लाइन की क्या है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। वो कह रहा है कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं H, 7 और P lies on this line। तो चेक करें, P सपोज इधर हम लाई करा लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं H, 7। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स H, 7 है और वो कहता है P lies on this line। तो अगर P इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो क्या मतलब है इसका? देखिए P अगर इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो फिर गौर कीजिएगा कि हमें ये H की वैल्यू कैसे मिलेगी। इस तरह मिलेगी कि ये P के कोऑर्डिनेट, देखिए जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट की जगह डलता है, और उस लाइन का पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वेशन में y की जगह डलता है, तो फिर उससे एक अननोन निकल आएगा ना। तो ये देखिए लाइन की इक्वेशन थी 3y plus 2x is equal to 5। तो अब ये 3 टाइम्स y कितना आ गया आपके पास, सी एक्स h है और y 7 है, तो 3 टाइम्स 7 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह आप h डाल देंगे, इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो दिस इज 21 plus 2h is equal to 5। तो फिर ये आएगा 2h is equal to 5 minus 21, तो 2h is equal to minus 16 and h equal to minus 16 upon 2 और h equal to minus 8, ये इस तरह करके आएगा। तो इसका मतलब है कि h की वैल्यू -8 ऐसे करके ही आती है। तो जैसे ही जवाब आ जाए हम अगले पार्ट पे एग्जाम में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चेक करते जाइए साथ साथ। अच्छा बच्चों, अब देखिए इसमें जरा देखो, कहता है कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासेस थ्रू P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L। देखिए 4 मार्क्स हैं इस चीज। आप सबको बच्चों मालूम है, वो कहता है लाइन L एक परपेंडिकुलर लाइन है 3y plus 2x equal to 5। चलिए एक रफ स्केच बना लेते हैं कि ये वो लाइन थी, ये तो देखिएगा जरा, ये 3y plus 2x is equal to 5 वाली लाइन है, मिसाल रफ सा स्केच, और ये P का पॉइंट था जिसका अब H निकल आया ना हमारे पास। देखिए अब P was H, 7, तो H की वैल्यू तो -8 आ गई। इसका मतलब है कि P के कोऑर्डिनेट्स -8, 7 है। H, 7, तो H की वैल्यू तो अब -8 है ना, तो ये बेसिकली P के कोऑर्डिनेट्स -8, 7। देखो वो कहता है कि एक लाइन L है, वो परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस है,
इस लाइन के परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो लाइन ऐसी होगी, 90 का एंगल बनाएगी, लेकिन वो कहता है कि वो लाइन पास करती है थ्रू पी। इसका मतलब है कि वो लाइन इस तरह की एक लाइन है बच्चों कि जो ना सिर्फ इस लाइन के परपेंडिकुलर है, दिस इज द लाइन एल, जिसकी इक्वेशन हमने तलाश करनी। तो आपको याद है इसका प्रोसीजर एंड स्टेप्स क्या थे? तो देखिए, ये जो लाइन थी 3y + 2x = 5, कहता है लाइन L इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन है और वो P के नुक्ते में से पास कर रही। तो सबसे पहला काम आपने इस लाइन L की, देखिए, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L। मकसद, यू हैव टू फाइंड y = mx + c ऑफ दिस लाइन। देखो, ये स्केच आपकी हेल्प के लिए, बट ये काफी जगह घेर रहा है। कोई नहीं, चलें पहले तो हम ये कर लेते हैं। आपको याद है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले स्टेप 1 होता है, अब देखो दिमाग में एक तरतीब बनाओ कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट m1 होगा और इस लाइन L का जो ग्रेडियंट m2 होगा। m1 और m2 का याद है, परपेंडिकुलर लाइंस में m1 × m2 का प्रोडक्ट = -1 नहीं होता, याद है? बट अब अगर ये प्रोडक्ट आपने निकालना है, यानी देखो हमें इस लाइन का असल में इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन के लिए ग्रेडियंट चाहिए होता है और एक y इंटरसेप्ट। अब इस लाइन का ग्रेडियंट, इसको तो हम m1 कह लेते हैं, इसके ग्रेडियंट को हम m2 कह लेंगे, बट पहले हमें m1 तलाश करना। देखिए ना, खुद सोचें, m1 मिलेगा तो ही आप m2 ढूंढ पाओगे ना, यूजिंग दैट फैक्ट। अब m1 सवाल है, सबसे पहले कैसे ढूंढा जाए? तो पहला स्टेप है कि आपने m1 की वैल्यू तलाश करनी। m1 असल में ग्रेडियंट है इस लाइन का, जिसकी इक्वेशन दी हुई है। आपको याद है बच्चों कि जब किसी लाइन की इक्वेशन दी होती है 3y + 2x = 5, तो उस गिवन लाइन की इक्वेशन के जरिए ग्रेडियंट कैसे ढूंढा जाता? बाय मेकिंग y द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। याद आया? y को सब्जेक्ट बनाकर इसका ग्रेडियंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये 3y = ये +2x उधर जाके हो जाएगा -2x + 5। अच्छा, याद है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब्जेक्ट मेकिंग के लिए ये y को अब अगर सब्जेक्ट बनाना है, तो इसके साथ लगे 3 को आपने अलग अलग ऐसे करना, -2/3x + 5/3। तो गौर कीजिएगा, आपके पास m1 कितना आया? -2/3, ये इसका ग्रेडियंट आ जाए। इज दिस क्लियर टू यू? -2/3 इसका ग्रेडियंट आ जाए। अच्छा जी, जब इसका ग्रेडियंट आ गया -2/3, तो बच्चों क्या किया जाए? जरा नेक्स्ट स्टेप पे आइए, अब सारे गौर कीजिएगा। तो स्टेप 1 में तो आपने m1 ढूंढ लिया कि जी आपने ग्रेडियंट निकालना था, तो -2/3 करके आपने निकाल लिया। जरा आइए, अब स्टेप 2 को हम कैसे इसको फाइंड करेंगे? मुझे एक बात बताइए कि स्टेप 2 में हमने क्या करना? अच्छा, जब इस m1 का ग्रेडियंट वैल्यू निकल आई, दिस इज -2/3 सपोज, तो m1 का ग्रेडियंट तो -2/3 आ गया। अब इस m2 का ग्रेडियंट ढूंढेंगे, तो नाउ यू हैव टू फाइंड दिस m2। ठीक है जी। m2 कैसे निकालेंगे? कि आपको पता है कि दो लाइनें जब परपेंडिकुलर हों तो उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद है ना कि परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस का तो ग्रेडियंट इक्वल होता है। देखो, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल होती तो जो इसका ग्रेडियंट -2/3 है, दूसरी का भी ग्रेडियंट यही होता। बट अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो फिर इनका ग्रेडियंट मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका प्रोडक्ट हमेशा =-1 आता। तो जरा चेक करो, -m1 हमारे पास -2/3 है, इंटू m2 है =-1। तो बच्चों, m2 का ग्रेडियंट हम कैसे ढूंढेंगे? कि ये आएगा -3/-2। तो m2 विल बी इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आएगा 3/2 के बराबर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो m2 का ग्रेडियंट है वो 3/2 इतना आता है। अच्छा बच्चों, अब जब m2 निकल आया
तो मैं इसके साथ यहां जाकर इसको लिख लेता हूं कि m2 का ग्रेडियंट इज 3/2। देखिए हमें दो चीजें चाहिए थी ना, एक इसका ग्रेडियंट चाहिए था इसका, वो तो मिल गया। तो लाइन L का जो कि परपेंडिकुलर थी टू दिस लाइन, तो हमने पहले इस लाइन की इक्वेशन से इसका m1 ढूंढा, फिर वो प्रोडक्ट का फॉर्मूला करके इधर से m2 तलाश किया। अब सिर्फ इसका c यानी y इंटरसेप्ट निकालना बाकी है। तो आधी इक्वेशन तो समझो बन गई। तो अब स्टेप 3 में बच्चों देखो मेरे पास अब इस लाइन की इक्वेशन बनी, y इज इक्वल टू, देखिए m इज 3/2x प्लस c। तो इस लाइन की अब स्टेप 3 में हमने y इंटरसेप्ट ढूंढना है। देखिए अब हमने इसमें c तलाश करना है। तो c कैसे ढूंढते हैं, इसकी इक्वेशन बन गई लाइन L की। देखिए इस लाइन L की इक्वेशन, अब ग्रेडियंट आ गया ना 3/2, तो ग्रेडियंट की जगह 3/2x डाला प्लस c। तो अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस c। अब ये c कैसे फाइंड किया जाए, ये जो c है, तो रिमेंबर ये जो बात इसने की थी कि ये लाइन L जो है इट इज पासिंग थ्रू दिस p पॉइंट। तो p पॉइंट का पीछे हमने h निकाल लिया था ना, तो कोऑर्डिनेट्स तो पता लग गया अब हमें। तो ये पॉइंट्स हम सिंपली इसमें पुट कर देंगे, ये जो इधर से -8,7। देखो x की जगह -8 डालो, y की जगह 7 डालो, तो इस y की जगह तो 7 डल गया, इधर से 3/2 इंटू x की जगह -8 और प्लस c। ठीक है, तो अब बेशक यहाँ से ना आप ये वाली ये स्केच बेशक मिटा दो, अब इसकी चूंकि हमें जरूरत नहीं थी। तो स्टेप्स आपकी वर्किंग इस तरह से ये निकल आएगी। तो मैं एक मिनट स्टेप 3 को दोबारा ऊपर करता हूँ। वैसे इसको यहाँ से स्टेप इधर से शुरू करना चाहिए था, स्टेप 1 2 3, फिर इस तरह करके आराम से वो आ जाता। तो स्केच एक छोटा सा किसी कोने में यहाँ बना लो या वहां बना लो, बार स्केच से एक हेल्प मिल रही है। तो स्टेप 3 पे हम आते हैं जी वापस, कि स्टेप 3 में अब हमने उस लाइन का y इंटरसेप्ट ढूंढना। देखिए y इज इक्वल टू, आधी इक्वेशन तो उसकी बन गई थी 3/2x प्लस c। उसने कहा था ना कि दैट लाइन L पासेस थ्रू p। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए -8,7। देखिए ये आ जाएगा -8,7, इसमें पुट करना है x की जगह -8 और y की जगह 7। तो y की जगह 7 डाला, 3/2 इंटू x की जगह -8 डाला, c प्लस c। तो अब ये आ गया इक्वल टू। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिए कि ये 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स आएगा, तो 3 इंटू -4 है। देखो लोग कटिंग के बाद भूल जाते हैं, वो समझते हैं ये माइनस भी कट गया साथ। तो ये आएगा 3 इंटू -4 इज -12 प्लस सी, और -12 उधर जाएगा तो 7 प्लस 12 इज इक्वल टू सी। तो सी इज इक्वल टू 19, आपके पास ये जवाब आ जाए। अब सी की वैल्यू अगर 19 आ रही है, तो मुझे ये बताइए कि सी अगर बच्चों 19 आ रहा है, तो अब आपके पास स्टेप 4 में जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी। देखिए सी 19 आ रहा है, तो अब आपके पास ये y इज इक्वल टू, और कीजिएगा 3/2x प्लस 19। तो ये इसकी फुल एंड फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन L। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो इधर हम लिख देंगे y इक्वल टू 3/2x प्लस 19। ठीक है, ये आपका 4 मार्क का मटेरियल इसमें यूं हो जाएगा। इफ यू चेक बैक, तो योर आंसर इज द सेम। तो ये y इक्वल टू 3/2x प्लस 19। तो ये आपने स्टेप्स इन वर्किंग दिखानी थी। आई होप ये क्लियर है सब। वो कहता है Q एक पॉइंट है n, -4। देखो ठीक है, हमें बताया हुआ है कि Q एक पॉइंट है n, -4, बट मैंने आपको याद है बताया था कि जो सबसे लेटेस्ट अपडेट की थी आपने, वो क्या अपडेट थी कि हमेशा आप इसको एक कॉलम पोजीशन वेक्टर भी मान सकते हो। वो नोट याद है कि हर कोऑर्डिनेट एक्चुअली अपना ही पोजीशन वेक्टर भी होता है। क्योंकि देखिए ना, Q का नुक्ता अगर n, -4 है, तो ये Q का नुक्ता ओरिजिन से ही स्टार्ट होकर प्लॉट हुआ था ना। तो हमने क्या कहा था कि हर पॉइंट यानी Q, अगर उस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो समझो Q का पोजीशन वेक्टर OQ भी
n और -4 ही होगा। ये बात याद है सबको? भूली थी तो याद रख लिया करो। अब कहता है r एक पॉइंट है -1 8, तो ठीक है, जहां ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सिंपल नुक्ता है, इसी तरह हमने पढ़ा था कि ये अपना ही एक्चुअली ओ आर एक पोजीशन वेक्टर भी बन सकता है बाय द नेम -1 8। और एस पॉइंट कहता है 3, 2 है, तो एस पॉइंट होने के साथ साथ आपको पॉइंट होने के साथ साथ ये एक पोजीशन वेक्टर ओ एस 3 and 2 भी है। तो यू ऑल अग्री विद दिस? ये बात अब देखो, ये मैंने वैसे ही आउट ऑफ रूटीन आदत कि यार जब भी कोई नुक्ता देगा तो मैं उसको पॉइंट तो समझूंगा ही, बट मैं उसे आज से ओ क्यू यानी उसी का कॉलम वेक्टर भी मान सकता हूं। तो ये n4 में x कोऑर्डिनेट x कॉम्पोनेंट बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। r -1 8 है, तो इसका मतलब है मुझे r का पोजीशन वेक्टर भी इन अदर वर्ड्स पता है -1 8। और s पॉइंट 3 2 है, तो ओ एस भी मुझे वेक्टर मालूम। ये वो बात थी, आपने वेक्टर्स के चैप्टर में इसको पोजीशन वेक्टर्स के टॉपिक पे अपडेट भी किया था। अब वो कहता है कि द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 13 यूनिट्स। लेंथ ऑफ क्यू आर कितना है? लेंथ ऑफ क्यू आर वो 13 यूनिट्स है। तो मुझे ये बताओ कि क्यू आर की लंबाई, जरा गौर कीजिएगा कि क्यू आर की लंबाई उसने 13 यूनिट्स आपको बताई हुई। नाउ सी, इस क्यू से लेकर आर तक की लेंथ उसने आपको 13 यूनिट्स बताई हुई। तो कैन वी फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस एन? अब मुझे एक बात बताओ, ये वेक्टर नहीं है, ये लेंथ उसने कही थी, तो आई शुड हैव जस्ट ड्रॉन अ लाइन ऑन द टॉप। अब देखो, ये थोड़ा सा मे बी गुम हो गया फॉर्मूला आपसे दिमाग के किसी कोने में, क्योंकि थोड़ा रेयरली ईयरलीज में कई दफा पूछा है उसने, बहरहाल आता ही। तो लेंथ ऑफ क्यू आर, आपको याद है दो कोऑर्डिनेट्स क्यू और आर की लेंथ पता हो, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं n, -4 और r के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 8। इसको मैं x1 कह लेता हूं, इसको y1 कह लेता हूं, इसको x2, इसको y2। तो बच्चों, आप सबको याद है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्यू आर का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि क्यू आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, याद है सबको कि ये फॉर्मूला लगा था स्क्वायर रूट x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। अब जरा देखिए, क्यू आर की लेंथ हमारे पास 13 यूनिट्स है और इधर स्क्वायर रूट। अब देखिए इधर से x2 -x1 ये बनता है -1 -n का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, तो ये बनता है 8 -4 का होल स्क्वायर। तो 13 इज इक्वल टू, ये आपके पास आता है, अब देखिए, -1 -n का स्क्वायर प्लस फिर आता है 8 +4 होल स्क्वायर। तो अब ये तो सारी कार्रवाई आपको पता है कि दिस इज 13 इक्वल टू, अब देखिए ये आता है आपके पास -1 -n का स्क्वायर प्लस this will be 12 का स्क्वायर। then in the next line 13 equal to -1 -n का स्क्वायर। अच्छा, मैं देखो इस -1 -n को अभी ओपन नहीं कर रहा, जान आप आसानी से इसमें छुड़ा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो देखो आपको स्टार्टिंग में ही दोनों साइडों पे अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते तो ये इससे कट जाता, लेकिन चलो अब आकर हम इस स्टेप पे इसमें दोनों साइडों पे स्क्वायर ले सकते हैं। याद रखिए ये स्क्वायर इससे नहीं कटेगा बिकॉज बीच में देयर इज अ प्लस साइन, तो ऐसी रैश कटिंग नहीं करनी। अब ये 169 इक्वल टू -1 -n स्क्वायर प्लस ये इससे कट के आपके पास +144 बच गया। अब 144 इधर से निकालेंगे इसमें से, तो ये -144 इक्वल टू -1 -n स्क्वायर, ठीक है।
अब व्हाट वी कैन डू इज कि ये 169 माइनस 144 आ रहा है 25। और बच्चों ये आपको अलजेब्रा में एक बात नोट सिखाया गया था कि देखो मैं इसको ना ओपन नहीं कर रहा वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और फॉर 3 मार्क्स दिस इज टू मच कि मैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के वो करूं। बहरहाल वो भी ठीक है, बट एक अपडेट दी थी आप। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है तो अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लो, ये इससे कट जाएगा। अब चूंकि उसने आपसे 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन मांगी है, तो याद है √25 को ओपन करते हुए हम +-5 लिखेंगे और ये -1 -n आ जाएगा। ये बात आपको जरा समझनी थी कि देखो लेंथ ऑफ क्यू आर की जगह वो लिखा, बाकी फॉर्मूला में अपनी अपनी वैल्यूज डाली। करते कराते इस स्टेप पे आके मैंने इस पूरे स्क्वायर रूट को खत्म किया बाय टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर से रूट कट गया, 13 का स्क्वायर बिकेम 169 एंड उधर से 144 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो करते करते अब इधर आए। अब ये स्क्वायर खत्म करना था तो आपको याद है दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें, ये कट जाएगा इससे। और 25 स्क्वायर रूट है +-5 का। अच्छा, अब इधर चूंकि उसने कहा था ना एन की 2 पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, तो इस वजह से स्क्वायर रूट को मैं प्लस माइनस में लाजमन लिख रहा हूँ। याद है इधर से फिर एक दफा आप +5 को इक्वेट करोगे -1 -n के, और एक दफा -5 को इक्वेट करोगे -1 -n के। तो अब इस -n को आप इधर ला के पॉजिटिव n बनाएं, तो ये n+5 इक्वल टू -1 एंड n इक्वल टू -1 -5। तो एक n की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक। और दूसरा इधर से फिर -n इधर आएगा तो ये n-5 इक्वल टू -1, क्योंकि जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है उसको पॉजिटिव भी तो करना होता है ना। ये -1 +5, तो n की वैल्यू दूसरी 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास n का एक जवाब -6 आ रहा है, एक जवाब +4 आ रहा है। क्लियर? अच्छा, अब यहां तक जब आपने इसके जवाब लिख दिए तो मुझे बच्चों ये बताओ, तो इस पूरी को नजर आपने एक दफा पॉज करके पूरी सिचुएशन को फिर भी समझना है। लेट्स चेक कि हमारे आंसर्स n के 2 पॉसिबल आंसर्स बिल्कुल ठीक निकले। तो एक देखिए 4 आ रहा है और एक -6 आ रहा है। तो अब आइएगा जरा इसके जो नेक्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। देखो आपने एक तो इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है। इक्वेशन किस चीज की? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। याद है इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने काफी किए हुए हैं, और इसका आप देखो दिस इज अ 5 मार्क क्वेश्चन। तो व्हाट यू विल डू इज कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, ये आपने तलाश करना। मुझे बताएं सबसे पहले तो देखो आर और एस को ना मैं अज्यूम करता हूं कि सपोज आर एस ऐसे हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स जरा जाके पीछे देखिए, आर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे -1 8। तो अब ये प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं इधर से -1 8, सॉरी, तो ये -1 8। और एस के कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं? एस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे उसने 3,2। देखो एस इज 3 2। तो आप पहले इसको जरा यहाँ लिखो कि ये आपके पास 3 2 आ रहा है। अच्छा, आप जरा देखिएगा कि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर करने जा रहा हूँ। नाउ वॉच दिस। देखिए उसने ये कहा कि इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस निकालो। तो आपने पहले आर एस को अज्यूम किया सपोज ऐसे हैं, ठीक। अब पहले तो पिक्चर बनाओ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस कैसी लाइन होगी। आर एस अगर ऐसी लाइन है जिसमें आर के कोऑर्डिनेट एस के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कुछ ऐसा ही नहीं होगा यार। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा हम कहते हैं ऐसी लाइन को जो, देखो अब इस आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये इस आर एस को 2 इक्वल हाफ्स में ये लाइन डिवाइड कर रही है, सी दिस लाइन इज कटिंग आर एस इंटू 2 इक्वल हाफ्स। ना सिर्फ ये, बल्कि ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है आर एस के साथ। तो गौर से जरा देखना, इस नुक्ते को हम मिड पॉइंट का टाइटल देंगे। तो जरा गौर करो कि ये आर एस
एग्जैक्टली दरमियान से स्लाइस हो रहा है और मिड पॉइंट से गुजर रहा है और ये दोनों इक्वल कर रहा है और 90 डिग्री ये आ रहा है। तो दिस लाइन, देखिए इस लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, किसका? ऑफ आर एस। तो देखिए दिस लाइन इज एक्चुअली कटिंग द आर एस इंटू टू इक्वल हाफ्स। ना सिर्फ ये, यानी अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, अगर ये इस आर एस को दो इक्वल हाफ्स में काट रही है, तो क्या ये लाइन इस आर एस के मिड पॉइंट से नहीं गुजर रही? याद है? तो हम इस नुक्ते के सी, कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस मिड पॉइंट इन वन ऑफ द स्टेप्स? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आर और एस के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो मिड पॉइंट निकाल सकते हैं ना। तो मेरे पास समझो एक तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स समझो पड़े हुए हैं, ढूंढे जा सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, याद आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कॉन्सेप्ट्स कैसे किए थे? कट कॉपी ऐसा सवाल ही किया हुआ बल्कि। तो ये लाइन जो जा रही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन को कहते हैं। अब ये इसको दो आधे आधे पॉइंट्स में काट रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर तो आधा आधा काटेगा, मतलब ये आर एस के मिड पॉइंट से गुजर रही है ये लाइन। और परपेंडिकुलर का मतलब ये था कि इस लाइन का ग्रेडियंट और इस लाइन का ग्रेडियंट इक्वल नहीं होगा। याद है, परपेंडिकुलर लाइंस के केस में दोनों ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करो तो जवाब -1 आता है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मुझे ये बताओ कि इस सवाल में सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा? इस सवाल में सबसे पहला जो स्टेप नंबर 1 है वो क्या होगा? स्टेप 1 में वो हमें कहता है कि आपको y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आपने ढूंढनी है। तो इक्वेशन में सबसे पहले तो आपको ग्रेडियंट नहीं उस लाइन का ढूंढना पड़ेगा। तो लेट्स कॉल द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन एज m1, ये ढूंढ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले याद है, इसमें ग्रेडियंट ढूंढना है इस लाइन का, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो इसका ग्रेडियंट तभी मिलेगा जब पहले आपके पास आर एस का ग्रेडियंट आ जाए। ठीक है, तो मैं पहले निकाल लेता हूं ग्रेडियंट ऑफ आर एस। अब आर एस का ग्रेडियंट ढूंढना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो r के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं? -1 8। और हमारे पास ये जो दूसरा वो है, उसके कोऑर्डिनेट्स s के कितने हैं? s के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास 3, 2। अब दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो आपने पहले ग्रेडियंट ऑफ आर एस निकाला, y2 माइनस y1 इज 2 माइनस 8 ओवर 3 माइनस -1। तो ये m ऑफ आर एस निकल आया आपके पास -6 ओवर 3 प्लस 1। तो ये बनता है m ऑफ आर एस इज इक्वल टू -6 अपॉन 4। तो m ऑफ आर एस निकल आया हमारे पास -3/2, कट होके -3/2 आ गया। ये अभी देखो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ आर एस निकला है। अब इधर देखिए वापस, तो ग्रेडियंट ऑफ आर एस हमारे पास -3/2 निकला है। ठीक है, अच्छा ये स्केच में भी रियलिटी से मैच ना करे, बट वैसे एक आइडिया तो ऐसे ही है ना। तो अब आर एस का ग्रेडियंट आ रहा है हमारे पास -3/2। तो देखो, अब अगर इसका ग्रेडियंट -3/2 है मिसाल, तो फिर इसका ग्रेडियंट, इसी लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है ना हमने, तो इसका ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? तो आपने स्टेप 1 में पहले आर एस का ग्रेडियंट ढूंढा और उसको लिख दिया ऐसे। अब चूंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो स्टेप 2 आपको याद है क्या करते थे? स्टेप 2 में आपने अब क्या करना है कि ग्रेडियंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, आपने अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट ढूंढना है। तो हाउ वुड यू डू दैट? m1 into m of rs
इक्वल टू -1। यानी मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि इस लाइन का और इस लाइन का ग्रेडियंट परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो प्रोडक्ट -1 होगा। तो m1 इंटू m ऑफ आर एस कितना है हमारे पास, -3/2। इनका ग्रेडियंट -1 आएगा, तो m1 विल बी इक्वल टू, ये 2 उधर जाके -2 ओवर -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 वुड बी 2/3। तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि m1 2/3 आ रहा है, तो ये आपके पास 2/3 इसका ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां तक जब आपने इसको कर लिया, तो अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 के ऊपर। अब स्टेप 3 में देखिए आपके पास ये इस लाइन का ग्रेडियंट 2/3 निकल आया। तो क्या किया जाए अब अगले स्टेप में, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ढूंढनी है, तो इसका ग्रेडियंट तो ये निकल आया 2/3। अब अगला स्टेप क्या किया जाए, थर्ड वाला। देखो अब हमें ये चाहिए था कि ग्रेडियंट तो इसका निकल आया हमारे पास 2/3, बट अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये लाइन इस नुक्ते से गुजर रही है ना, इस मिड पॉइंट से। तो अगर उस मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को इधर पुट करेंगे, y को इधर पुट करेंगे, तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट नहीं निकल आएगा। बट पहले आपको मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो आप जरा मिड पॉइंट ऑफ आर एस ये तलाश कर लो। मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। देखो थोरो रिकॉल आपको मिल रहा है इसमें। तो r के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,8 और s के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2। देखो ना, ये आपके पास r के कोऑर्डिनेट -1,8 है और s के 3,2 हैं। तो अब इधर से इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब जरा देखिएगा, x1 प्लस x2 आ रहा है -1 प्लस 3/2, कॉमा 8 प्लस 2/2। तो ये आता है आपके पास 2/2, कॉमा 10/2। तो फाइनली यू लेफ्ट विद 1,5। तो मिड पॉइंट इसका आ रहा है 1,5। अच्छा, अब ये अगर मिड पॉइंट है 1,5, तो फाइनली अब स्टेप 4 में देखिए कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन थी, इसका ग्रेडियंट आपके पास कितना आ रहा था जिसकी इक्वेशन ढूंढनी थी। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट 2/3 था, तो ग्रेडियंट सपोज 2/3 है, और ये नुक्ता ऐसे इस मिड पॉइंट से गुजर रहा है 1,5 में से। तो अब इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में m की जगह विल पुट 2/3 x प्लस c और 1,5। इसमें देखो ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है, तो y की जगह 5 डल जाएगा, 2/3 की जगह 2/3, और x की जगह 1 डल जाएगा और प्लस c। तो ये बनता है 5 इक्वल टू 2/3 प्लस c। फिर 2/3 को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 2/3 इक्वल टू c है। तो अब बताओ कि ये 3 आ रहा है और ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 तो 15 माइनस 2, तो c इक्वल टू 13/3 नहीं आ जाए। तो c विल बी इक्वल टू फाइनली कितना, देखिए c आपके पास आ जाएगा 13/3। खैर इसको ऐसे ही रहने देंगे, या डेसिमल्स में बेशक आप इसको लिखना चाहो तो ठीक है। बहरहाल इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइनली इक्वेशन ऑफ द लाइन आपकी बनेगी y इक्वल mx प्लस c। m 2/3 था और अब c निकल आया 13/3। तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइनली ये बनेगी। ठीक है, y इक्वल टू, तो अब इधर हम इस लाइन पे इधर इसको लिख देंगे कि y इक्वल टू 2/3x प्लस 13/3। अब इसको जरा पहले चेक करते हैं बैक से, फिर मैं एक दफा, आप इसको 2 बार 3 बार जितनी दफा भी वीडियो को आप रिप्ले करना चाहें
अब देखो इसने जो दिया हुआ है जवाब बिल्कुल ये वही चीज है, y इक्वल टू 2/3x प्लस 13/3 को इसने 4 होल 1/3 फॉर्म लिखा, ओ ई और इक्विवेलेंट, तो हमारी और इक्विवेलेंट शक्ल है और सिंप्लीफाइड इक्वेशन। बहरहाल दिस इज एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल ठीक है। आपको 13/3 भी वही चीज है, 4 होल 1/3 बना लो उसको या ऐसे बना लो। तो देखो इस सवाल में ना आपने पहले स्टेप में क्या किया था, इस सवाल में पहले स्टेप में आपने असल में तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन की इक्वेशन आपने ढूंढनी थी। तो एक इसका m चाहिए, एक इसका c चाहिए। अब m तो इसका कैसे निकलेगा, इसका ग्रेडियंट निकलेगा जब पहले आप आर एस का ग्रेडियंट निकालोगे। तो हमने पहले ग्रेडियंट ऑफ आर एस ढूंढा, आर और एस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 करके। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा के आपने निकाला आर एस का ग्रेडियंट -3/2। तो जब इधर देखो इसका ग्रेडियंट -3/2 है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, चूंकि परपेंडिकुलर है तो दो परपेंडिकुलर लाइनों का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू -1 नहीं होता। तो मैंने इस लाइन के ग्रेडियंट को सपोज m1 कह दिया, तो मैं इसको m1 ही रखता हूँ, आर एस की जगह -3/2 इक्वल टू -1 करते कराते आपके पास ग्रेडियंट इसका 2/3 ये निकल आया। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या किया, अब हमें y इंटरसेप्ट चाहिए ना। तो हमें पता है ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आर एस के मिड पॉइंट से गुजर रही है। तो मैंने आर और एस के कोऑर्डिनेट्स यूज करके उनका मिड पॉइंट तलाश कर लिया। ठीक है, आर और एस को x1 y1 x2 y2 करके मिड पॉइंट इसका फाइंड कर लिया 1 5। तो अब हमें इस लाइन की ग्रेडियंट पता है और इस लाइन का नुक्ता पता है जहां से ये गुजर रहा है। तो फिर आप इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू m की जगह 2/3 डाल दो और x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट डाल दो, तो क्या c निकल नहीं आएगा। तो फिर जब आपके पास c निकल आएगा तो हमारे पास c का जवाब फिर आता है 13/3। तो फिर इस पूरी लाइन की इक्वेशन m की जगह 2/3x और y इंटरसेप्ट 13/3 आ गया। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 13/3 ये जवाब बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए अब इसका 6th क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। यानी ये जो लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 2, देखिए y सब्जेक्ट बना हो तो x का पार्टनर इस वक्त पॉजिटिव है ना। ये बातें तो हमने सीखी हुई है कि जब y इज इक्वल टू x प्लस 2 में वो कहता है कि y सब्जेक्ट बना हो तो x का पार्टनर देखिए +1 है, यानी इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है। तो ये लाइन वाकई फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में टिल्ट करनी चाहिए और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो +2 है, तो वाकई इसका +2 आ रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 2 हम ऐसे इस पे लेबल कर लिया करें, ये लेबल करना मस्ट है। अच्छा, अब वो हमें कहता है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। 2 मार्क्स का काम है। अब हमने इसी ग्रिड पे ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन में से y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 2y इज इक्वल टू, ये आ रहा है 7, ये चलो प्रॉपर फॉर्मेट ही लगाते हैं, ये -x प्लस 7 आ रहा है और फिर y इज इक्वल टू -x प्लस 7/2। याद है जी, जब भी बच्चों हम किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो पहले उसमें y को सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर लाइन ड्रॉ करने के लिए रिमेंबर हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है और उस टेबल में हमने 3 वैल्यूज फिल इन करनी होती हैं, नेमली, अच्छा अब वैसे तो वो 3 वैल्यूज आपको याद है -1, 0 और 1 फिल करते थे। लेकिन जब y सब्जेक्ट बने और कुछ फ्रैक्शनल चीज आ रही हो तो फिर वैल्यूज x की सोच कर। दूसरी बात यह कि इधर माइनस का क्वाड्रेंट तो है ही कोई नहीं, तो कुछ देखिए x की, मैंने क्या कहा था कि x की इन गिवन वैल्यूज में से, x की इन गिवन वैल्यूज में से 0 से लेके आपके पास 8 तक की वैरायटी है। तो आप इस जगहों पे x की इन में से कोई सी 3 वैल्यूज लो
और ऐसी वैल्यूज लो कि आपका y का जवाब बेस्ट पॉसिबल होल नंबर्ड आए, क्योंकि देखो इधर वो छोटे छोटे डिविजन्स नहीं है। अच्छा, तो अब इस x की जगह मैं पहले ले लेता हूँ कौन सी वैल्यू। चलिए, एक तो ये 1 दिख रही है, बड़ी अच्छी वैल्यू नजर आ रही है, क्योंकि 1 पुट करूंगा तो जरा ये देखना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7 अपॉन 2। अगर देखो इधर 1 पुट करूं तो ये -1 + 7 आ जाएगा +6। +6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा आपके पास, कट होके 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट 3 बनता है। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसी x की जगह अगर मैं यहां से देखिए, अगर मैं मिसाल 2 पुट करूं तो 2 पुट करने से क्या होगा कि ये -2 + 7 आ जाएगा 5। 5/2 2.5 होता है, तो y की वैल्यू 2.5 लोकेट करना यहाँ थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलो हम इस तरह करते हैं कि इसमें यहाँ से 3 पिक कर लेते हैं। तो 3 पिक करूं तो ये आएगा -3 + 7 कितना बनता है ये, -3 + 7 इज 4/2, तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 4/2 ये 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से देखिए कि ये आएगा आपके पास, तो अब दिख रहा है कि कुछ ऑड नंबर सीक्वेंस ही काम कर रहा है। तो ये आएगा आपके पास 5 -5 + 7 इज 2/2, तो y इज इक्वल टू 2, ये ऐसे आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स यूं आ गए। ठीक है जी, तो सोच कर ले ताकि एग्जैक्ट जवाब, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आए, तो दैट्स बेटर। तो एक कोऑर्डिनेट देखिए अब आपके पास बना 1,3, तो 1,3 एक पॉइंट आ गया। दूसरा बना आपके पास 3,2, तो एक 3,2 बना, और तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास बना 5,2, तो ये 5,2 है। तो 1,3 किधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, देखिए इस जगह। ठीक है, चलें इसको फिलहाल इंसर्कल नहीं करते, इस तरह डॉट्स ही लगा लेते हैं। एक ये पॉइंट है 3,2 आपके पास ये वाला पॉइंट बन गया, और 5,2 आपके पास, सॉरी 1,3 है, 3,2 है, और 5,1 है। सॉरी, ये 2 नहीं आता जी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया इसको। ये 5 लें तो ये तो आता है ना 2/2, तो ये आता है 2/2 विच इज 1, तो ये 5,1 आ रहा है। सॉरी, ये ठीक कर लेंगे, 5,1। तो अब ये 5,1 ये पॉइंट आता है, बिल्कुल सही है। तो अब आपने याद है इन तीनों नुकात को आपस में एक रूलर से स्ट्रेट लाइन की मदद से जोड़ना है। तो ये आपके पास लाइन इस तरह से आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ हम इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे कि ये आपके पास x + 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन उस पर ओरिजिनली लिख दिया करो, ये सब्जेक्ट तो हमने खुद अपने लिख किया। अच्छा, अब वो कहता है यूज योर ग्राफ। कोई कैलकुलेशन वाला काम कहता नहीं करना, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सोल्यूशन of these simultaneous equations. Use your graph to find the solution of these simultaneous equations. तो मुझे एक बात बताइए कि एक आपके पास इक्वेशन ये आ रही है y इज इक्वल टू x + 2, और एक है x + 2y इक्वल टू 7। देखो बच्चों, इन ईयरलीज में ना हर तरह का कॉन्सेप्ट टच हुआ हुआ है। पीछे ये जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके डाली हुई है, तो बड़ी एफर्ट हुई हुई है उस पर, प्लीज जरा ईमानदारी से उसको खुद भी देखिएगा। स्पेशली ये जो ग्राफ वाले सवालात थे, कुछ और बीच में ऐसे चैप्टर्स जो एंड वाले थे, उनको मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको बेशक जब प्रॉब्लम्स आप लोग पेपर कर लेते हो, प्रॉब्लम्स को लाजमन उन वीडियोस से देख के क्लियर करें। फुल डिटेल मैंने उसमें चीजें समझाई हुई। खैर, कहता है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मुझे एक बात बताइए, ये एक लाइन थी y इज इक्वल टू x + 2, वही वाली लाइन, y इक्वल टू x + 2 कौन सी लाइन है, ये वाली।
और दूसरी x प्लस 2y इक्वल टू 7 जो अभी हमने ड्रॉ की। आपको पता है ना बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सलूशन कैसे मिलता है? देखिए, जिस नुक्ते पे, मुझे ये बताइए, जिस नुक्ते पे ये दोनों लाइनें, याद है, इंटरसेक्ट करती हैं, आपको बताया गया था ना कि अगर मैं देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता, तो सॉल्व करने से वो जो x का जवाब आना था और y का जवाब आना था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या सिखाया था आपको कि ये x और y असल में उन दोनों लाइनों को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते, जैसे ये बनी हुई है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, अगर उन दोनों लाइनों को ड्रॉ करते तो जिस नुक्ते पे वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पर आपने x का, देखिए उस पॉइंट पे x का जवाब और उस पॉइंट पे y का जवाब, तो गौर कीजिएगा, ये आपके पास 1,3, तो x का जवाब 1 आ रहा है, y का जवाब 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का आंसर 1 है और y का आंसर 3 है। तो 1,3 इसका x का आंसर और y। इसीलिए देखिए उसने सिर्फ 1 मार्क दिया हुआ है, क्योंकि ग्राफ से सिंपली वो बात रिलेट करके आपने लिखनी। कुछ याद आया कि ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने से एक्स वाई का जवाब आता है ना, ये एक्स वाई का जवाब एक्चुअली उस नुक्ते का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 1,3 इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा था, तो वो तो ग्राफ से ही देख ले। कहता है कि ए एक पॉइंट है -1 -5, बी इज पॉइंट 3 and 3। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। कहता है इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी ढूंढो व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ढूंढें। तो अब ए पॉइंट है हमारे पास -1, -5, बी पॉइंट है 3, 3, तो ये x1, y1, ये x2, ये y2 होगा। अब सवाल ये था, कहता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है जो परपेंडिकुलर टू ए बी है। तो बच्चों वैसे अगर हम फर्ज कीजिए कि एक स्केच बना लें ऐसे करके, तो ये आपके पास सपोज दिस इज द ए बी की लाइन, उसकी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, और तो देखिए पिछले पेपर में भी एग्जैक्टली इसी तरह के सवाल चल रहे थे, परपेंडिकुलर टू ए बी व्हिच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो कहते हैं एक तो आपने इस लाइन की इक्वेशन तलाश करनी है जो कि परपेंडिकुलर टू ए बी है और वो ए बी के मिड पॉइंट में से गुजर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस ए बी का मिड पॉइंट, देखिए इस क्वेश्चन के अब टोटल उसने 5 मार्क्स दिए हुए, तो हम जरा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में लेट्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी, ये वैसे चूंकि बाद में फिर हमें इस पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन के सी के ढूंढने के लिए पुट करना पड़ेगा, तो मिड पॉइंट इसका निकाल लेते हैं। दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब देखिए हमारे पास मिड पॉइंट कितना आता है, x1 प्लस x2 इज -1 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 इज -5 प्लस 3, तो -5 प्लस 3 अपॉन 2। अब ये आएगा 2 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, तो ये आएगा 1, -1। ये है मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी, 1, -1। तो चलिए मैं इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ, 1, -1। स्टेप 1 में आपने पहले ये ढूंढ दिया, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखिए सवाल ये था कि आपको बार बार ये क्वेश्चन जरा पढ़ना चाहिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो कहता है उस लाइन की इक्वेशन ढूंढो जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है और वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी से गुजर रही है। तो मैंने पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी के जरिए वो पॉइंट निकाल लिया। अब मैं आता हूँ इसके स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 में आपको याद है कि परपेंडिकुलर लाइनों में सबसे पहले इस m1 का ग्रेडियंट, m1 यानी इस ए बी का ग्रेडियंट ढूंढ लेते हैं।
तो वो निकलेगा ग्रेडियंट ऑफ ए बी के जरिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये कितना आ जाएगा? अब देखिए आपके पास y2 माइनस y1 आएगा 3 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 इज 3 माइनस माइनस 1। तो ये आएगा 3 माइनस माइनस 1। तो ये आएगा 3 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये आएगा 8 अपॉन 4 विच इज ग्रेडियंट इसका आ जाएगा आपके पास 2 करके। अच्छा, अब ग्रेडियंट इसका जब 2 निकल आया तो m1 का ग्रेडियंट आपके पास 2 है, ठीक है। अब आपने इसमें m2 का ग्रेडियंट निकालना है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस में आपको याद है स्टेप नंबर 3 इसका क्या बनेगा? स्टेप 3 इसमें ये बनेगा कि आपने इसमें m2 का ग्रेडियंट फाइंड करना है। अब जरा देखिएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 कितना आ रहा है? m1 is going to be 2 into m2 is equal to -1। तो m2 होगा -1 अपॉन 2, ठीक है। m2 होगा -1 ओवर 2। अब इसमें देखिए कि स्टेप नंबर 4 जो है ये कैसे आता है। तो स्टेप नंबर 4 में देखिए इसकी इक्वेशन आधी बन गई, y इक्वल टू -12x प्लस सी। अब इसकी देखो ना, ग्रेडियंट आपके पास आ गया था -1 ओवर 2, इसका ग्रेडियंट आपके पास -1 ओवर 2 आ चुका है, ठीक है। ये इसका ग्रेडियंट आ गया। तो अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ग्रेडियंट -12 है इसका, तो मैंने y इक्वल टू -12x प्लस सी लिखा। और अब c ढूंढने के लिए ये लाइन चूंकि याद है इस ए बी के मिड पॉइंट में से गुजर रही है, उसके कोऑर्डिनेट पीछे निकाले हुए थे हमने, तो वही कोऑर्डिनेट्स हम इसमें पुट करेंगे, x की जगह 1 और y की जगह -1। तो y की जगह -1 आ जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा। तो c कितना बनता है फिर? ये -12 प्लस सी। देखिए ना, -12 इंटू 1 इज -12। तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये 2 आ जाएगा। तो इंटू 1 ये इंटू 2 तो ये आएगा -1 प्लस 2c। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -2 इक्वल टू -1 प्लस 2c। ये इधर आ जाएगा -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2c, -1 इज इक्वल टू 2c। तो फिर ये c विल बी इक्वल टू -1 ओवर 2। इसका मतलब है y इंटरसेप्ट भी इसका -1 ओवर 2 आ रहा है। और फिर फुल इक्वेशन इसकी क्या बनेगी लाइन की, जरा ये देखिएगा बच्चों कि y इज इक्वल टू -12x -12। देखो ना, इसकी ग्रेडियंट y इक्वल टू -12x और c का जवाब भी -12 आ रहा है, तो -12x -12। तो ये इस लाइन की फुल इक्वेशन y इज इक्वल टू -12x -12 यूं हम लिख देंगे। इफ यू चेक बैक तो 5 मार्क्स ये फ्री के आपको मिल रहे हैं इस तरह से। सी y इक्वल टू -12x -12, वही जवाब आ रहा है। तो इस पूरे प्रोसीजर को जरा समझिए कि देखो हमने स्टेप 1 में क्या किया। स्टेप 1 में वी टुक द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फिर स्टेप 2 में हमने उसका ग्रेडियंट ढूंढा। फिर चूंकि परपेंडिकुलर लाइंस थी तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट -1 करके वो ढूंढा। फिर सी पुट करके हमने y इंटरसेप्ट तलाश किया और फिर एंड पे फुल इक्वेशन ये निकल आई। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए इज द पॉइंट -41। अच्छा बच्चों, ये बीच में देखो वेक्टर्स के कॉलम वेक्टर्स भी डाल रहा है, तो आप भी इधर से इस तरह लिखा करोगे। देखो जब वो कहता है ए इज द पॉइंट दिस, तो इसका मतलब है ओ ए का पोजीशन वेक्टर भी हमें दिया हुआ है -4 -1, याद है ये बात। बी इज द पॉइंट 2 and 2, तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट अगर 2 and 2 है तो समझो ओ बी का कॉलम वेक्टर दिया हुआ है आपको 2 and 2, ठीक है, ऐसे करके। और बी सी का कॉलम वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, तो इससे आप बहुत से और कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हो जो वो ढूंढने को बोलेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो खैर इस मिड पॉइंट में तो हमें पता है कि ए की यही फॉर्मेट लेना है हमने, -4 -1, और बी का 2 and 2 है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद है कि दिस इज x1
y1 ये x2 y2 है, तो मिड पॉइंट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास, x1 है -4, x2 है 2, तो ये -4 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो इस -1 प्लस 2 अपॉन 2। तो अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 अपॉन 2, और ये आ रहा है 1 अपॉन 2, -1 कॉमा 0.5, तो -1 कॉमा 0.5, ठीक है, -1 कॉमा 0.5, ये आपका जवाब है। तो अब देखिए ये आपके पास -1 कॉमा 0.5, अब वो कहता है कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकालें। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी के लिए देखिए आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है। अब देखिए y2 कितना है आपके पास, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा, 2 माइनस -4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 4, तो ये आएगा 3 अपॉन 6 यानी 1 ओवर 2 यानी 0.5, इसका ग्रेडियंट 0.5 आ जाएगा ए बी का। ये तो बातें पता है, सी हाफ या ओ ई यानी और इक्विवेलेंट।